नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। आज आप भी टॉपर बन सकते हैं। कल का टॉपर क्या है बाद में बताएंगे, लेकिन आज देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो साथियों आपको हम बता दें कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए तो वीडियो देखेंगे, लेकिन ये है ना, इसी के पैटर्न पर हम लोग देखेंगे। और आज का जो टॉपर आप बनिएगा तो आप टॉपर नौवा बनिएगा, बाद में इसका बात करेंगे। लेकिन मॉडल पेपर जो है ना, इसी के आधारित यह प्रश्न लाया गया जो कि 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न को हर हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। लेकिन कल का टॉपर क्या है, और रोज यहाँ पे 8 बजे शाम को लाइव चलता है, आप लोग आके जुड़िएगा, ठीक है। कल का जो टॉपर थे वो गौरव कुमार थे। दूसरा दो बेर ही टॉपर हो गए। काहे हो गए दो बेर? एक बार हुए थे, दूसरा टॉपर दूसरा वीडियो में टॉपर वही यही हुए थे, और सातों वीडियो में टॉपर यही हुए थे। यानी कि 8 गो टॉपर इस वीडियो के माध्यम से हो गए लोग, ठीक है। इनकी माँ का नाम जो होंगे या किन्हीं का नाम होंगे ये हटाइए, लेकिन गौरव कुमार जी जीते थे। इनके पास 21 रुपए भेज दिए है, और आप भी जीत सकते हैं। कैसे जीतना है तो हम आपको बता देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर जो टेस्ट हुआ था उसका टॉपर मैं हूँ। इस टेस्ट के माध्यम से मुझे 21 रुपये का प्राइज़ मिला है। आप लोग भी इस टेस्ट में जुड़कर प्राइज़ का हकदार बन सकते हैं। यह टेस्ट रात 8 बजे और सुबह 5:30 बजे होती है डेली। देखिए 50 प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, तो 50 प्रश्न में से ही लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप जान रहे होंगे। मान लीजिएगा अगर पूछेंगे कि 51 का कौन सी होगा, तो 51 का ए होगा चाहे बी होगा। अगर ए होगा तो ए दे के आप भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। सबसे पहले भेजिएगा तो आपको रुपया 21 रुपये दिया जाएगा। अब आपको कैसे मालूम चलेगा सबसे पहले भेजे कि बाद में भेजे? लेकिन सबसे पहले कमेंट किए रहेंगे, 1 सेकंड में बाद भेजिएगा तो आपसे दिया जाएगा आपको रुपया। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है कि मलय जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि मलय जी जो है उनका जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा साथियों, 1935 में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मलय जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1935 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी प्रश्न को आठ से आप याद रखिएगा तो आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न करा है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो बताइए नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो निबंध है। क्या है साथियों? तो निबंध है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। या आपसे पूछेगा प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के है, तो यहीं पर ना दिया है नामवर सिंह, तो नामवर सिंह है। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा इस प्रकार से कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के है, तो आप कहिएगा नामवर सिंह है। या नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है, तो आप कहिएगा प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी जो है उसमें कुंती जो है वो कौन है। तो आप याद रखिए कुंती जो है वो पुरुषीन है। कुंती कौन है साथियों? तो पुरुषीन है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक के है, तो आप याद रखिएगा साथ में कि मोहन राकेश जी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक के है, तो आप कहिएगा मोहन राकेश जी है। मेरा पॉइंट जो वीडियो देखते होंगे इस सब प्रश्न को देखते में उनका याद होगा, तो आप रिवाइज के तौर पर देख लीजिए और आपको याद होगा तो आप ही टॉपर बन सकते हैं। लेकिन आज का टॉपर देखते हैं क्या बनते हैं। लेकिन गौरव जी आप टॉपर बन रहे, थोड़ा आवाज में बोलिए। अगर आप लोग भी टॉपर बनिएगा या कोई भी बनेंगे, आप टॉपर बनिएगा, इसको याद करते रहिए। लास्ट में प्रश्न को बता के टॉपर बनिएगा, लेकिन उसमें बोलिएगा थोड़ा आवाज में बोलिएगा। गौरव जी आप ठीक बोले थे, लेकिन थोड़ा आवाज में आपसे बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 3 कठिया प्रथा का संबंध है, यानी कि 3 कठिया प्रथा का संबंध ईख से है तो नहीं है, तंबाकू से है तो नहीं है, मसाला से है तो नहीं है, नील से है। यानी कि 3 कठिया प्रथा का संबंध किन से है, तो आप कहिए नील से है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नील से है। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह है। वह ऐतिहासिक स्मरण है, तो ऐतिहासिक पत्र है या स्मरण है या कहानी है, तो आप याद रखिएगा ऐतिहासिक पत्र है। कौन सी है साथियों? तो ऐतिहासिक पत्र है। इसलिए राइट आंसर 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न। अब देखिए 25 नंबर कैसे आ गया हो, 5 के बाद 6 आना चाहिए। अच्छा चलिए इसको याद कर लीजिएगा, कहीं टाइपिंग मास्टर इधर उधर कर दिए होंगे।
कवि कवि के कवि किससे कहा जाता है? तो कवि के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किनको कहा जाता है साथियों? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आप याद रखिएगा, कवि के कवि किससे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से ठीक हो गया। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कल का क्लास कराए थे तो पूछे थे क्लास में कि फास्ट पढ़ा रहे तो सब कोई बोल रहा था यस सर यस सर, इसलिए आज कुछ स्लो पढ़ा रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है यस या नो? अगर अच्छा पढ़ा रहे होंगे तो बोलिए यस, अगर स्पीड पढ़ा रहे होंगे तो बोलिए एक, अगर स्लो पढ़ा रहे होंगे तो बोलिए दो। यानी ठीक पढ़ा रहे हैं तो एक यस, और खराब मतलब स्पीड ज्यादा है तो लिखिए एक, और स्पीड कम है तो लिखिए दो। इससे हम समझ जाएंगे क्या है दिक्कत। आइए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे वह संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जो दिए थे वह कहाँ और कब दिए थे? तो आप याद रखिएगा, पटना में दिए थे। और कब दिए थे? तो 5 जून 1974 को दिए थे। बताइए, इसमें लिखा है पटना में 5 जून 1974, कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन डी में लिखा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पटना में 5 जून 1974 को। सभी प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? यानी कि हम लोग को बताना इनमें से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है साथियों? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को? 10 नंबर प्रश्न को। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? यानी कि उसने कहा था कहानी जो है उस कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो आप याद रखिएगा, अमृतसर का चित्रण है। किस शहर का चित्रण है साथियों? तो अमृतसर का चित्रण है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा उसने कहा था पाठ के लेखक के है, तो आप साथ में याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। आप साथ में याद रखिएगा। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? यानी कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो आप कहिएगा 15 वर्ष। बताइए 15 वर्ष इसमें दिया है तो ऑप्शन बी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो 15 वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। आइए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को। नाभादास किसके समकालीन थे? यानी कि नाभादास जो थे ना वह किसके समकालीन थे? तो आप याद रखिएगा तुलसीदास के समकालीन थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभादास किसके समकालीन थे साथियों? तो तुलसीदास जी का समकालीन थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। भक्तमाल किसकी रचना है? यानी कि भक्तमाल जो है इसमें से किसकी रचना है? तो आप कहिएगा नाभादास जी का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास जी का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो आपके हित दोस्त, कोई भाई, कोई भी चाहे बहन, कोई भी अगर तेज लगेंगे कि कहेंगे, आपको लगता होगा कि बहुत तेज बनता है, बहुत तेज है, उनको कहिएगा आओ यहाँ पे जुड़ के देखिए एक दिन टॉपर बन के बता दो। उनसे यहाँ पे बोलिएगा आओ भाई जब तेज है ना तो यहाँ पे जुड़ो, पढ़े 21 रुपया जीतो, यानी 2205 रुपया जीतने का भागीदारी आप बनिए। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो आप कहिएगा नाभादास जी का। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को। बीजक के रचयिता कौन है? यानी कि बीजक के रचयिता जो है ना वह इसमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा साथियों, बीजक के रचयिता जो है वह कबीरदास जी है। बीजक के रचयिता की है साथियों तो कबीरदास जी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग के ऑप्शन भाई ऑप्शन बोले इसलिए नहीं है कि आप लोग को समय जियान होगा, बहुत इसमें स्टूडेंट जुड़ते हैं जो साइंस का, इसलिए चाहते हैं एक बार में क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे देते हैं ताकि आपका समय बचा रहे। तो और सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सब्जेक्टिव भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्टिव अगर इसके आपके पास नहीं होगा साथी तो आप 199 रुपया ना देकर मात्र आप 49 रुपये में दे के इसका सब्जेक्टिव ले सकते हैं। सब्जेक्टिव पूरा दे देंगे लेकिन उसमें एक और पीडीएफ देंगे जिसमें सिर्फ वीवीआई रहेगा। किस सभी को याद कीजिएगा जो एग्जाम में आने वाले है, अधिकांश चांस है किसको याद करना है, इसका ऑब्जेक्टिव सब कुछ देंगे मात्र 49 रुपए में। अगर आपको लेना होगा तो क्लास जब इन होगा, अभी नहीं, क्लास इन होगा उस समय इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। अगर उस नोट्स को पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव खाली तैयारी कर लेते हैं तो कम से कम बताइए तीनों में जीतिएगा, टॉपर बनिएगा तो 21 कितना होता है भाई? 63। आपका रुपए निकल जाएगा।
लेकिन ये नहीं कर रहे कि आप ले ही लीजिए, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो ले लीजिए, क्योंकि जितना भी प्रश्न ये सब आता है उसी में से आता है। या आपके पास कुछ भी ऑब्जेक्टिव की नहीं है तो उसी को पढ़ लीजिए, या बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको जो मन करे वो पढ़ लीजिए। लेकिन हम सजेशन करेंगे आपको सब्जेक्टिव के लिए ये सब बना दिया गया, मात्र 49 रुपए में दिया जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा तो लीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लीजिएगा। इस पर कोई दबाव हम मेरा नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ पे क्लास की बात करते हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, कुछ नोट्स भेजा जाता है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, यानी कि भूषण की कविता में इनमें से कौन ऐसा जो है वो रस पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से देखिए उषा जो है वो शमशेर बहादुर सिंह का है, तो ये नहीं होगा। अधिनायक रघुवीर सहाय का है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और तुमुल कुल्हाल कलह में जो है ना यही है जयशंकर प्रसाद जी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तुमुल कुल्हाल कलह में जो है ना वही जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की है, तो तुमुल कुल्हाल कलह में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न को, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों आप याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी जो थे ना उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न को, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य इसमें से कौन है, तो आप याद रखिए कामायनी है। बताइए आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद का इसमें से महाकाव्य कौन है, तो आप कहिएगा कामायनी है, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न को, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, यानी कि कंकाल उपन्यास इसमें से पूछे रहा है किस कवि की रचना है। तो साथियों आप याद रखिएगा ना, वह जो है वो नाभाजी दास जी का नहीं है, न जाति के, न तुलसीदास जी का, जयशंकर प्रसाद जी का है। हालत थोड़ा हो रहा है उससे मतलब नहीं रखिए, आप पढ़ाई कीजिए। देखिए आज पूजा भी हो रहा है तभी हम आपके क्लास ले रहे हैं, पूरा आवाज आ रहा होगा, लेकिन पूरा पैक कर दिए, अभी भी पंखा नहीं चला रहा है, पूरा पैक कर दिए। मैंने जो खिड़की मान लीजिए आपका है उसको पूरा बंद कर दीजिए, और खिड़की में हल्का छेद रहता है ना उसको भी बंद कर दिए ताकि आवाज नहीं आए। देखिए ऊपर रहता है, मान लीजिए घर हो गया, इस पर देखिएगा हल्का हल्का छोड़ा रहता है, इसमें आवाज आता था, इसको क्या किए ईंटा उटा धर करेंगे बराबर कर दीजिए, तो उसमें भी आवाज नहीं आएगा। आप लोग के क्लास रुकना नहीं चाहिए, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा साथियों, कंकाल उपन्यास किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है, इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न को, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन अगर पूछेगा कब हुआ, तो यहाँ पे पूछा गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, तो आपके कार दुर्घटना में हुआ था। कैसे हुआ था साथियों, तो कार दुर्घटना में हुआ था। देखिए आपको फंसाने के लिए क्या क्या ऑप्शन दिया, कर रहा है हवाई जहाज के दुर्घटना में हुआ था तो नहीं, बस के दुर्घटना में हुआ था तो नहीं, ट्रेन के दुर्घटना में हुआ था नहीं, कार के दुर्घटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जबलपुर से जा रही थी उस समय हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में हुआ था। इस प्रश्न को अच्छा से याद रखिए। तो बात करते 21 नंबर प्रश्न को, यही पूछा रहा है जो कार से दुर्घटना हो गया था, मर गई थी, लेकिन वही पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म यहाँ पे पूछा रहा है जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था साथियों, तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 को। आइए बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न को, पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो पुत्र वियोग जो है ना वो सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है। बताइए पुत्र वियोग किसका रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। या पुत्र वियोग पाठ के लेखक की है, तो आप याद रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बता दीजिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न को, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जो थे ना वो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो आप याद रखिएगा 1978 में किए थे। कब किए थे साथियों, तो 1978 में किए थे। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो 1978 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आइए बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित इसमें से कौन ऐसा जो है वह कविता है। तो आप याद रखिएगा साथियों, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित इसमें से कविता है ना, वह गांव का घर नहीं है, उषा है। कौन है? तो उषा है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो उषा है। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न को। कवियों का कवि, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो अभी ने बता, यही प्रश्न चल गया था वहां पे, याद कीजिए। बोले थे कि 5 के बाद 6 आता है, तो यही प्रश्न चल गया था। कवियों के कवि के थे तो शमशेर बहादुर सिंह जी थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। आइए बात करते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को। अच्छा बताइए, हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं तो आप डेली यहाँ पे खाली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करना नहीं होगा। शायद कहीं क्लास में याद हो जाता होगा, अगर हो जाता है तो लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम क्लास करते तो हमको क्लास में याद हो जाता है। नहीं भी होता होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हम क्लास आपका देखते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है, क्या करें, क्या दिक्कत है, हम पढ़ा रहे हैं कि मेरा में दिक्कत है कि आप में दिक्कत है, उस पर सोचेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास में याद हो जाता है तो यह भी बताइएगा, नहीं होता है तो यह भी बताइए क्लास में याद नहीं होता है। क्या दूसरा के वीडियो देखते हैं तो क्लास में याद हो जाता है? ये हो सकता है। मेरा वीडियो देखते हैं तो क्लास में याद नहीं होता है, ये हो सकता है। किस प्रकार से दिक्कत है आप प्लीज बताइएगा। मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? तो बताइए, मुक्तिबोध जी के पिताजी का नाम था माधोराज मुक्तिबोध। क्या नाम था? माधोराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी के पिताजी का नाम क्या था? तो माधोराज मुक्तिबोध जी था, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? बताइए, मुक्तिबोध जो जी थे वह किसका संपादन किया था? तो नाया खून का किए थे। सॉरी, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? तो नाया खून का संपादन किया था। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था, तो आप कहिए नाया खून का संपादन किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड कल से कुछ कम किया है, इसलिए बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं। आइए, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है वह किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए हैं, या आत्महत्या के विरुद्ध, या हंसो हंसो जल्दी हंसो, या मुक्तिबोध रत्नावली? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग का कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, बताइए सबसे पहले क्या बताते हैं। यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। किससे लिया गया साथियों? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? यानी कि अधिनायक शीर्षक कविता जो है ना वह किस तरह की कविता है? तो आप याद रखिएगा, व्यंग्यात्मक था तो व्यंग प्रधान हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंग प्रधान हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न को। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो आप याद रखिएगा लखनऊ। बताइए, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो आप याद रखिएगा लखनऊ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न को। प्यारे नाने बेटे को की रचयिता कौन है? यानी कि प्यारे नाने बेटे को की रचयिता की है, आपको पढ़ाए थे साथियों। प्यारे नाने बेटे को की रचयिता जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी है, विनोद कुमार शुक्ल जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे नाने बेटे को की रचयिता की है तो विनोद कुमार शुक्ल जी है। इस प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न को। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? यानी कि अशोक वाजपेयी जो थे वह कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे? बंगाल में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे? तो नहीं, दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न को। हारजीत क्या है? तो हारजीत जो है वह गद्य कविता है। हारजीत क्या है साथियों? तो गद्य कविता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि हारजीत क्या है, तो आप कहिएगा गद्य कविता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है वह किसके द्वारा रचित है? तो आप याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित है। बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न को। कवि ने कहा क्या?
यानी कि कवि ने इसमें से क्या कहे थे, तो कविता कहानी संग्रह कहे थे तो नहीं, नाटक संग्रह कहे थे तो नहीं, कविता संग्रह कहे थे। कवि ने कहा क्या, तो कविता संग्रह कहे थे, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36वां प्रश्न कराया, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, यानी कि ज्ञानेंद्र पति जो थे वह सरकारी सेवा में क्या थे, तो कारा अधीक्षक थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कारा अधीक्षक थे। आइए बात करते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न को, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी, इसमें से कौन ऐसा जो कविता है वह ज्ञानेंद्र पति ने लिखे थे। तो आपको बताए थे ना, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति का है, हारजीत अशोक वाजपेयी जी का है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी, तो गांव का घर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुत्र वियोग से उषा शमशेर बहादुर सिंह जी का हो जाएगा, पुत्र वियोग जो होगा वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस पाठ के लेखक है। आप साथ में सभी प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न को, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था वह झारखंड में हुआ था। बताइए दोस्तों, आपसे पूछेगा कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताइएगा झारखंड में। बताइए ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। आइए बात करते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न को, मुफासा कहाँ के थे, मुफासा जो थे वह कहाँ के थे, तो साथियों आप याद रखिएगा, मुफासा जी जो थे ना वह इंग्लैंड के नहीं थे, ना भारत के ना थे, वार्मा के ना थे, फ्रांस के थे। बताइए मुफासा कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। लेकिन आप इससे पूछेगा साथियों की परीक्षा में कि मुफासा कहाँ के थे, तो आप कहिएगा फ्रांस के थे। मुफासा कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्यादा बेर बोल रहे तो शायद कहीं परीक्षा लास्ट में यही प्रश्न पूछेगा, इसका हम नहीं बताएंगे कौन पूछेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्न की। आइए 1870 से 1890 के बीच मुफासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1870 से लेके 1890 के बीच मुफासा की लगभग कितनी कहानी प्रकाशित हुआ था, तो 300 कहानी प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न को, अंतोन चेखव की कहानी है, तो क्लड की मौत पाठ के लेखक जो है ना यही है अंतोन चेखव, और यही पूछे रहे अंतोन चेखव की कहानी इनमें से कौन है, तो आप याद रखिए क्लड की मौत है। कौन है, क्लड की मौत है। बात करते हैं 42वां प्रश्न को, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। हेनरी लोपेज जो थे ना उनका जन्म किस देश में हुआ था, बेल्जियम कांगो में हुआ था, बेल्जियम कांगो में हुआ था। बताइए इसमें बेल्जियम कांगो लिखा है, तो बेल्जियम नहीं लिखा है लेकिन कांगो लिखा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांगो में। हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था, बेल्जियम कांगो में हुआ था। या कांगो भी दिएगा तो आप याद रखिएगा, कांगो मार दीजिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ था। बात करते हैं 43वां प्रश्न को, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म आपसे पूछा गया था साथियों कब हुआ था, तो आप याद रखिए हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था वो 1937 में हुआ था। बताइए हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, इसलिए दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 44वां प्रश्न को, म का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए प फ ब भ म। ई अगर प के पूछे चाहे फ के पूछे चाहे ब के पूछे चाहे भ के पूछे चाहे म के पूछे, तो आप याद रखिएगा, पढ़ के देखिए तो प फ ब भ। अरे उठा रहे प, देखिए ओठ से आ रहा है, ओठो के दाव प बोलिए, राक्षस नहीं ना बोलेगा। इसलिए अगर पूछेगा प के उच्चारण क्या है, तो आप कहिएगा ओष्ठ है, फ के उच्चारण क्या है तो ओष्ठ है, ब का उच्चारण क्या है तो ओष्ठ है, या भ के उच्चारण क्या है तो कहिएगा ओष्ठ है, या म के उच्चारण क्या है तो ओष्ठ है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि म का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहिएगा ओष्ठ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। शायद उम्मीद करते हैं कि अब नहीं भूलिएगा, प के उच्चारण स्थान ओठ है, ब के उच्चारण स्थान ओठ है, इस प फ ब भ म के उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है। आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाएगा। बात करते हैं 45वें प्रश्न को, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो होता है ना वह 5 गो होता है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा भाई कि 5 गो होता है लेकिन कौन कौन होता है उसको बता दीजिए। तो आइए देखते हैं, ये क्या है, अंग है कि नहीं, सब कोई जान रहे हैं। ये क्या है,
ई क्या है, यह क्या है, हमको भी नहीं लिखने आ रहा है, देख रहे हैं ये क्या है भाई, न है क्या, तो ये म तो 1 गो 2 गो 3 गो है, 4 गो है, 5 गो। बताइए कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 5 गो होता है। इस पर कहां से लगा दिए, 5 ना लिखिए भाई, 5 गो होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन कौन कौन 5 गो होता है, तो अंग, य, न, म, सॉरी आप याद कर लीजिएगा कौन सी होता है, 5 गो होता है। क्या हमको कखा नहीं आ रहा है, इसको अब याद रखिएगा कि 5 गो अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है, 5 गो होता है। कितना होता है, 5 गो। कौन कौन होता है यहाँ पे लिखा दिया है, आप याद कर लीजिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न को, ज का उच्चारण स्थान है। बताइए ज का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, अरे ज का उच्चारण स्थान होता है मालूम है कौन, ज। यहाँ पे देखिए ज का उच्चारण स्थान जो होता है वह तालु होता है। अब कहिएगा आपके प्रश्न मन में ये आएगा कि च का कौन चीज हो जाएगा, छ का, तो ज के ये होता है, और झ का कौन चीज होगा, तो आप इस सबके याद रखिएगा कौन सी होता है, तो तालु होता है। ज का उच्चारण स्थान कौन सी होता है साथियों, तो तालु होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। अच्छा यहाँ पे आइएगा थोड़ा, ये 45 था, ये ओस्ट 44, ठीक है। आइए बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को, इसको देख लिए, ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। बात करते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को। कितना नंबर प्रश्न को, बनावट के अनुसार से शब्द के कितने भेद होता है, तो बनावट के अनुसार से शब्द के 3 गो भेद होता है। कई गो भेद होता है भाई, तो 3 गो होता है। लेकिन आप बताइए बनावट के अनुसार से शब्द के कितना भेद होता है, तो 3 होता है। लेकिन कौन कौन होता है, तो आप याद रखिए, रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 गो होता है। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 गो होता है। तो बताइए 3 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में। बनावट के अनुसार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 गो होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का टॉपर आप बनिएगा तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, आप बनिएगा तो आप कुछ आवाज में बोलेगी, ऐसा आवाज बोलिएगा कि कोनो सुनने वाला को हट जाए कान का चदरा। लेकिन उतना कस के नहीं देगा, ठीक से बोलिएगा, बहुत स्लो बोलते हैं जी। इसका आंसर बताया ना, हाँ बनता है। थोड़ा आवाज में बोलिएगा, ठीक है। और कैसे बोलना है हम ये नहीं बताएंगे, आके टॉपर का 7 गो 8 गो टॉपर हुआ है, उस सबके वीडियो देख लीजिए कैसे बोले, उनसे अच्छा बोलने का कोशिश कीजिए। रात्रि शब्द है, यानी कि रात्रि शब्द जो है ना वह क्या है, तो आप याद रखिए रात्रि शब्द जो है वह तत्सम है। कैसे होगा तत्सम, तो आपको पढ़ाए थे, जाके आप देख लीजिएगा, उसका लेक्चर होगा 20-25 मिनट के, बढ़िया से देखिएगा तो याद हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न को। और 49 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता है। प्यारे नन्हे बात करते हैं अब 50 नंबर प्रश्न को। अरे अब टॉपर वाला आने वाला है, आज टॉपर के रुपए नहीं देंगे, ऐसा नहीं है यार, देंगे। बोले थे 115 गो टॉपर को देंगे, लेकिन इसमें से घटा लीजिए 8 गो टॉपर हुआ है, उसके बाद जितना बचेगा 100 कुछ बचेगा, तो 100 कुछ आप लोग टॉपर बनिए ना। लेकिन एगो आदमी 8 गो में से 2 बार बन गया, जो गौरव कुमार जी है, बहुत तेज है, देखिएगा आज भी शायद टॉपर नहीं बन पाएंगे, हो सके तो बन पाएंगे, बहुत फास्ट में कमेंट करते हैं, मालूम है। वहाँ पे पढ़ते हैं ना, ये अभी पढ़ते होंगे तो ये सब प्रोत्साहन वाला तो अभी में कमेंट कर रहे होंगे, तो उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। और उसको भी देखेंगे पहले एक जगह में कर देंगे, तो एक्सपीरियंस कीजिए आप लोग भी, शुरू से किए, उसी समय से कमेंट करते रहिए ना। आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो कीजिएगा। तो मान लीजिए इसका ए तो ये है, गलत कहीं होगा तो आपको नहीं बुझेगा कि हाँ गलत जाएगा, तो इसी तरह उसी समय समझ जाएगा ओ इसका बी होगा, इसी तरह लास्ट में उसी में से ना लाएंगे तो आप देख के आंसर मार दीजिएगा। तो इसीलिए आप जीत जाइएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे सही बताने का। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। अरे ये प्रश्नों को पढ़ाया क्या भाई, पहले ही शायद पढ़ा है कि अशोक वाजपेयी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। इस शायद 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, तो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। अब लाएंगे तो वही आएगा टॉपर वाला, लेकिन अब टॉपर कैसे बनिएगा आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे तो नंबरिंग कितना था भाई, 1 से लेके कितना गो था, 50 गो था। तो यहाँ पे 1 से 50 गो था, तो अब 51 आपको लगता होगा ए ना तो बी ना तो सी ना तो डी, तो 51 यहाँ पे नहीं देंगे। 51 के कुछ आप सही लिख के भेजिएगा तो नहीं देंगे, क्या 51 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 86 होगा,
56 होगा या 86 होगा या कुछ हो सकता है। जो होगा तो देख के आप आंसर देखिएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 86 होगा तो 86 के अगर बी हुआ तो बी लिख दीजिएगा, भेजिएगा। टॉपर होइएगा तो आपको गिफ्ट देंगे। अब देखिए क्या होगा, आप देख लीजिएगा। हम लाते हैं। अगर आप भी टॉपर आज होइएगा तो आज आवाज में थोड़ा बोल के भेजिएगा। देखिए आज का टॉपर के बनते हैं। चलिए क्वेश्चन को लाते हैं। ज्ञानेन्द्र का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, झारखंड में हुआ था, हरियाणा में हुआ था। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। जो भी कमेंट गलत किए हैं तो उनको नहीं मिलेगा, जो सही किए हैं उनको मिलेगा। आप कमेंट किए होंगे शायद आपके मोबाइल में सबसे ऊपर बताता होगा, लेकिन मेरा लैपटॉप में सबसे आप ऊपर किए होंगे तो सबसे ऊपर बताएगा। यकीन मानिए जो टॉपर होते हैं उन्हीं को मेडल गिफ्ट 21 रुपए देते हैं, उसी समय फोन पे में कर देते हैं। अगर आज का टॉपर आप होइएगा तो आप मेरे पास अगर ग्रुप में डालेंगे कि टॉपर हुए हैं आपका नाम लिखे, तो आप उसी समय फोन कीजिएगा, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको कोर्स लेना है 49 वाला का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी उमरी, तो आप मैसेज करके बेहिचक ले सकते हैं और 49 रुपये में मात्र दिया जाएगा। आपको अगर लगेगा अच्छा लेने का तो लीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन यकीन मानिए आप उससे पढ़ लीजिएगा तो 100 में 100 एग्जाम में लिख के आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।